से सब कुछ बदलने वाला। 10 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर दीकर शव मिला। सबसे पहले उन्हें देखकर किसी को यकीन नहीं आया ये एक परिचित डॉक्टर है। उनके माता पिता को फोन लगाकर बोला गया कि उनकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से आ जाइए। वही व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यह आत्महत्या नहीं कुछ और था। इस सवाल के सपने सबको झंझोड़ के रख। उसे सुबह 4 बजे बिल्डिंग से प्रवेश करते हुए 4:45 बजे बाहर जाते हुए देख एक बड़ा हमला हुआ। करीब 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ अस्पताल में तोड़-फोड़ करने लगी। तो इस दर्द की कोई दवा नहीं है, क्यों इस जख्म को कोई इलाज नहीं है, क्या बस एक आंकड़ा बन के रह जाऊंगी या मेरे जीवन को कभी जवाब मिले। कोलकाता एक ऐसा शहर जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन 9 अगस्त 2024 की रात इस शहर के दिल में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और एक मासूम जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर, जिन्हें हम डॉक्टर दी कहेंगे, उनकी प्राइवेसी के लिए उनका जीवन उस रात अचानक तबाह हो गया। एक ऐसी रात जिसने उनके परिवार, दोस्तों और इस देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया। सुनिए उनके साथ काम करने वाले एक सीनियर से उनके बारे में। She was like my work partner और 1 साल मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे समटाइम्स that she knows better than। डॉक्टर दी 31 साल की एक युवा जो अपने परिवार की आंखों का तारा थी, अपने मरीजों के लिए हमेशा मौजूद, जीवन को उजाला देने वाली एक डॉक्टर जो शायद खुद को नहीं बचा सकी। अपने परिवार के लिए ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि उनकी दुनिया थी। पर किसे पता था कि उनकी जिंदगी इस तरीके से अंधेरे में डूब जाएगी। 9 अगस्त 2024 रात 11 बजे डॉक्टर दी ने अपनी माँ से फोन किया। सब कुछ ठीक है माँ, शायद यही कहा होगा, लेकिन शायद कुछ ठीक नहीं था। रात 2 से 3 बजे के आसपास डॉक्टर दी ने अपने साथियों के साथ खाना खाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर फिर जैसे सब कुछ बदलने वाला। 10 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर दी का शव मिला। सबसे पहले उन्हें देखकर किसी को यकीन नहीं आया ये एक परिचित डॉक्टर है। उनके माता पिता को फोन लगाकर बोला गया कि उनकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से आ जाइए। उन्होंने फोन का इंतजार किया, फोन लगाते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उनके पास वही व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। वो और उनके कुछ पड़ोसी जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंच गए। उनके माता पिता को 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। जब उनके पिता को अंदर जाने दिया गया तो उन्हें कुछ ऐसा दृश्य दिखा जिससे कोई बाप कभी नहीं देखना चाहता होगा। उनकी बेटी की हालत ऐसी थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उनकी आंटी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बेटी के पैर असामान्य रूप से 90 डिग्री पर खुले थे। उनकी पैल्विक हड्डी टूटी हुई थी। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। यह आत्महत्या नहीं कुछ और था। इस सवाल से सबने सबको झंझोड़ के रख दिया। जब कुछ दरिंदे, कुछ डॉक्टर या अनेक लड़कियों जिनके साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं, तो ये लड़कियां समाज से ये सवाल पूछेंगी, क्या मेरा कसूर था? क्या मेरा कसूर समझा गया? क्यों मेरी मासूमियत को कुचला गया? क्यों हर दर्द को चुपचाप सहा? क्यों मेरे सपनों को रोंदा गया? क्यों मेरा जीवन ही गुनाह था? क्यों मेरी हंसी भी खता थी? क्यों मेरी इज्जत को नीलाम किया? क्यों मेरी चीखों को अनसुना किया? मैंने क्या कभी किसी का दिल दुखाया या कोई गलत कदम उठाया? फिर क्यों मेरी सादगी को बेइज्जती में बांध दिया? क्यों मेरे शरीर को ही मेरा गुनाह माना गया? क्या मेरा जीवन बस एक अपराध था? क्या मेरी हर सांस पर किसी का हक? क्यों मेरी अरमानों को अधूरा छोड़ दिया गया? क्यों मेरे जीवन को यही समाप्त कर दिया? किसी की बेटी, किसी की बहन थी मैं, किसी की उम्मीद, किसी का सहारा थी मैं। फिर क्यों मुझे इस तरीके से तोड़ दिया गया? क्यों मेरे वजूद को ही मुझसे छीन लिया गया? अब समाज से पूछती हूँ मैं, क्या मेरी अस्तित्व का गुनाह था? क्यों? क्या मुझे जीने का हक नहीं था, या फिर बस यही मेरा नसीब? क्यों इस दर्द की कोई दवा नहीं है?
क्यों इस जख्म को कोई इलाज नहीं है? क्या बस एक आंकड़ा बन के रह जाऊंगी या मेरे जीवन को कभी जवाब मिले? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच्चाई सामने आई। उनके शरीर पर बलात्कार के संकेत मिले। पैरविक हड्डी और पैरों की स्थिति बर्बरता की कहानी कही। रिपोर्ट ने उन अफवाहों को खंडन किया जो सोशल मीडिया पर फैले जा रही हैं, जैसे कि 150 ग्राम सीमन मिलना या पैरविक हड्डी पहले से ही टूटी हुई। रिपोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जांच के दौरान संजय रॉय का नाम सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में उसे सुबह 4 बजे बिल्डिंग से प्रवेश करते हुए 4:45 बजे बाहर जाते हुए देखा। सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ हैंडसेट मिला जो संजय रॉय का था। ये सारे सबूत उसको उस घटना से जोड़ते थे। संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने शराब के नशे में होने का बात कबूल की, लेकिन क्या वह अकेला था? जांच जारी है। 14 अगस्त 2024 की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा हमला हुआ। करीब 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगी। इस हमले ने चिकित्सा समुदायों को गहरे आघात में डाल दिया। कोलकाता पुलिस ने इस हमले के लिए 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले ने जन आक्रोश को और भी भड़का दिया और पश्चिम बंगाल सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कोलकाता रेप केस के बाद सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। डॉक्टर की सुरक्षा, प्रशासन की जिम्मेदारी और जांच की पारदर्शिता पर गहन चिंतन की जरूरत थी। सरकार ने हड़ताल की कैपिटल पनिशमेंट की मांग करते हुए, लेकिन सवाल तो ये है कि हड़ताल किसके खिलाफ कर रही है? स्टेट उनकी, पुलिस उनकी, हड़ताल भी वही करेंगी। इससे बढ़िया डॉक्टर से जाकर पूछ रही थी कि उनकी परेशानी क्या है। डॉक्टरों ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 को लागू करने की मांग की है, जो अब तक एक कानून का रूप नहीं ले पाया। इस कानून की मांग इस घटना के बाद और जोर पकड़ रही। 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप। सीबीआई अब सबूत इकट्ठे कर रही है और मुख्य संदिग्ध संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने इस मामले को न्याय दिलाने का वादा किया है। पीड़िता के परिवार ने जांच की पारदर्शिता की मांग की। डॉक्टर डी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह एक व्यवस्था की है। से बदलाव की सख्त आवश्यकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो न्याय की मांग करता है, एक ऐसा बदलाव जो हमारे समाज को बेहतर बनाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस घटना से सीखें और ऐसे कदम उठाएं कि फिर कोई डॉक्टर इस तरीके से हादसे का शिकार ना बन जाए।